सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और किसी भी एक बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग, वो सब हम लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तो उसमें एक प्रॉपर्टी आई थी कि लाइक चार्ज के बीच में रिपल्शन लगता है और अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन लगता है। मीन्स अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो उन दोनों के बीच में रिपल्शन लगेगा, दो नेगेटिव चार्ज है तो उन दोनों के बीच में भी रिपल्शन लगेगा, बट एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में जो लगेगा वो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ये हमने देखा था चार्ज की प्रॉपर्टीज में। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा था या ये जो रिपल्शन फोर्स लग रहा था, इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, मतलब अगर दो पॉजिटिव चार्ज रखे हैं या दो नेगेटिव चार्ज रखे हैं या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज रखा है तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इस फोर्स का नेचर कैसा होगा, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये सब हमको आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम एक नाम देते हैं, वो नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो चार्ज के बीच में जो रिपल्शन या अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस नाम के पीछे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। जैसे मास के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ऐसे ही दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ऐसे सिंपल है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ है जो हमको भी पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। तो ये कूलम्ब्स लॉ जो है बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब। तो चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब ने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे कंक्लूजन निकाला और उस कंक्लूजन के बेसिस पे एक लॉ दिया। ये लॉ जो है ये हमको दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करके देता है। तो इन्होंने क्या लॉ दिया, पहले तो वो समझना। इन्होंने बताया कि अगर मान लो मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस है, जैसे एक Q1 और एक पॉइंट चार्ज है Q2। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझो पॉइंट चार्ज का क्या मतलब है। पॉइंट चार्ज का मेरा मतलब इस चीज से है कि वो चार्ज जो बहुत छोटा हो, छोटे से रीजन में रखा हो। मीन्स ऐसा चार्ज जिसकी लेंथ विड्थ या हाइट जो है वो नेग्लिजिबल हो। जैसे मैं एक तो आपको ये बोलूँ, एक रोड है, उस रोड को पूरा चार्ज कर दिया। जैसे एक रोड है, इस रोड को मैंने पूरा चार्ज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज कर दिया जैसे, तो इसको मैं पॉइंट चार्ज नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ जो चार्ज है वो एक लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको हम पॉइंट चार्ज नहीं बोलेंगे। पॉइंट चार्ज मतलब बिल्कुल छोटा सा चार्ज जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट जो है वो लगभग नेग्लिजिबल हो। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इन दोनों चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस अगर इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी Q1 इंटू Q2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड बात जो चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब ने जो बोली, तो कूलम्ब ने बताया कि जो दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मींस अगर मैं इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस अगर r मान लूं तो इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मींस 1/r²। ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके एक ही सिंगल इक्वेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2/r²। ठीक है, अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो हमको पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो होगा k, ये होगा k Q1 Q2/r²। k Q1 Q2/r²। ये जो k है यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्ब्स कांस्टेंट। आप जो भी कहना चाहो दोनों ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोल दो चाहे इसको आप कूलम्ब्स कांस्टेंट बोल दो। ठीक है, अब इस k के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं। आपने जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था तो फॉर्मूला कुछ ऐसा ही आया था, अगर आपको ध्यान हो तो। वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स आया था दो मास के बीच में वो आया था Gm1m2/r²। उस G को हमने बोला था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, जबकि यहां पे मैंने k को बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट।
यहाँ पे मैंने के को यूनिवर्सल इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट नाम नहीं दिया, सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोला। इसका क्या रीजन है वो समझना। वहां पे जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए बोलते थे क्योंकि जो जी की वैल्यू होती थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये जो वैल्यू होती थी ये सब जगह सेम थी। सब जगह का मेरा मतलब इस चीज से है कि अगर मैं दो मास को एयर में रखूं या दो मास को मैं अगर लिक्विड में डाल दूं, जैसे पानी में डाल दिया या किसी और लिक्विड में डाल दिया, तो मतलब जी की जो वैल्यू थी वो चेंज नहीं होती थी। मतलब दो मास चाहे किसी भी मीडियम में रखो हो, जी की वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इसलिए हमने उसको बोला था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जबकि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है यानी के जो है, इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है। मतलब ये कांस्टेंट तो है इसकी वैल्यू, बट मीडियम टू मीडियम इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे अगर दो मास जो है, सॉरी दो चार्ज जो है, अगर वो एयर में रखे हैं तो के की वैल्यू जो है वो अलग होगी। अगर दो चार्ज जो है वो वाटर में रखे हैं तो के की वैल्यू जो है वो अलग होगी, या किसी और मीडियम में रखे हैं तो के की वैल्यू अलग होगी। तो यहाँ पे के की जो वैल्यू है वो मीडियम टू मीडियम चेंज हो रही है, इस वजह से हम इसको सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट नाम नहीं देते। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको कि क्यों हमने इसको यूनिवर्सल इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट नहीं बोला। अब ये जो के की जो वैल्यू है, अगर मैं वैक्यूम या एयर में बात करूं तो के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, लेकिन ये जो 9 इंटू 10⁻⁹ जो मैं वैल्यू बता रहा हूँ, ये जो वैल्यू है वो तब है जब दो चार्ज जो है आपके वैक्यूम में रखे हों या एयर में रखे हों। ठीक है, अगर किसी और मीडियम में रखे होंगे तो वैल्यू कुछ अलग आएगी। अगर मैं इस के की यूनिट की बात करूं तो के की यूनिट क्या बनेगी, देखो के इक्वल्स टू क्या होगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो एफ आर स्क्वायर ऊपर आएगा, विच मीन्स ऊपर जो बनेगा वो बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा Q1 इंटू Q2 मतलब कूलम स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट बन जाएगी के की। ठीक है, अगर मैं के को थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करूं तो के का जो हम लिखते हैं, के को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है, ये जो एप्सिलॉन, कुछ लोगों ने शायद ये वर्ड ही पहली बार सुना होगा, ये सिंबल भी पहली बार ही देखा होगा, कुछ ई जैसा सिंबल होता है ये, इसको अपन बोलते हैं एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। ठीक है, ये किसी एक मीडियम की परमिटिविटी है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आगे जाके डिटेल में बताऊंगा जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे किसी मीडियम में। ठीक है, अभी के लिए आप बस ये याद रखो कि ये जो एप्सिलॉन है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। अगर मैं वैक्यूम की बात करूं या एयर की बात करूं तो हम इसके आगे नॉट सिंबल और लगा देते हैं, यानी एप्सिलॉन नॉट। तो अगर एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है इसका मतलब है एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉट का मतलब होता है नथिंग, यानी कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है मतलब वैक्यूम की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर किसी मीडियम की बात करूं तो वहां पे हम सिंपल एप्सिलॉन लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये है परमिटिविटी ऑफ एयर। एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। ठीक है, इसकी भी एक फिक्स वैल्यू होती है। तो ये जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखो एप्सिलॉन नॉट को मैं इधर भेज दूं, के को मैं अगर नीचे ले आऊं तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई के। यहाँ पे जो ये 1/4 पाई ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई यूनिट होनी नहीं है, तो एक फिक्स नंबर है। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट वही होगी जो के का उल्टा होगा, मतलब एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/k आ रहा है, तो के की यूनिट जो है ना उसका उल्टा अगर मैं कर दूं तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बन जाएगी, यानी इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूनिट हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की, जो है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम और एयर। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो जब मैं दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहा हूंगा तब तो मैं के की जगह रखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर चार्ज एयर या वैक्यूम में रखे हैं, और अगर चार्ज जो है वो किसी मीडियम में रखे होंगे तो के की जगह मैं रखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन जो होगा वो होगा परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम जिसमें वो चार्ज रखे हैं। ठीक है, अब वो मीडियम का जो एप्सिलॉन होगा वो हमको देगा हमको न्यूमेरिकल में कि जिस मीडियम में वो रखे हैं उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी बस आप इतना समझ लो कि एयर के लिए जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्टेटमेंट बोलूं कूलम्स लॉ का, तो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट होगा
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point चार्जेस is directly proportional to the multiplication of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है कूलाम लॉ का। अब हम ये समझते हैं, हमको ये तो समझ में आ गया कि दो चार्ज के बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, वो तो हम इजीली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है और ये किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी। तो अब है मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें देखो पहले हम समझते हैं कि डायरेक्शन, पहले अगर हम डायरेक्शन के बारे में समझ लेते हैं, फिर मैं इसकी डिटेल में 1 by 1 इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताऊंगा। तो डायरेक्शन देखो कैसी होगी, सपोज को मेरे पास जो 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इन दोनों के बीच में लगेगा वो लगेगा K(Q1Q2)/r²। K की वैल्यू होगी 9 × 10⁹ अगर दोनों चार्ज एयर में रखे हैं या किसी और मीडियम में रखे हैं तो K की वैल्यू उस मीडियम के हिसाब से सेट हो जाएगी। तो वैल्यू तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है। बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे जो Q1 पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, Q2 की वजह से। दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो Q2 जो है वो Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अगर Q2 Q1 को रिपेल करेगा तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा लेफ्ट में, यानी इस तरफ लगेगा। अब इस तरफ भी कहां, तो वो जो फोर्स लगता है वो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है, यानी दोनों पॉइंट चार्ज को जो मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन के अलोंग लगेगा। अब ये रिपेल कर रहा है तो इस Q1 पे जो फोर्स लगेगा Q2 की वजह से वो लगेगा इस तरफ। ठीक है, अब इसको हम एक पर्टिकुलर सिंबल से इंडिकेट करते हैं, वो हम बोलते हैं F12। F12 का मतलब होता है, ये लिखने का एक तरीका है। F12 का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 1 यानी चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, तो ये लिखने का एक तरीका होता है। जैसे मैं बोलूं FAB का मतलब होता है फोर्स ऑन A ड्यू टू B। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगेगा वो लगेगा दोनों लाइन को मिलाने वाली, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा, और ये Q2 जो है उसको रिपेल कर रहा है, इसका मतलब इस तरफ लगेगा। अब मैं अगर Q2 पे फोर्स की बात करूं तो Q2 पे फोर्स कहां लगेगा, तो Q2 पे फोर्स कहां लगेगा, Q2 को Q1 जो है वो रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपेल करेगा तो फोर्स उधर लगाएगा, और उधर भी कहां लगाएगा, दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस तरफ। ठीक है, इस फोर्स को हम लिखेंगे F21। F21 का मतलब है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। तो ये है फोर्स की डायरेक्शन। हम कैसे चेक करते हैं, अगर मान लो दोनों चार्जेस जो हैं अगर नेगेटिव होते तो क्या होता है। अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव होते, मतलब दोनों चार्जेस अगर नेगेटिव होते तो क्या होता, दोनों चार्जेस अगर नेगेटिव होते तो उस केस में भी क्या होता, Q2 जो है वो इसको रिपेल करता क्योंकि दोनों चार्ज नेगेटिव है, तो फोर्स जो है वो इधर ही लगता है F12। ऐसे ही Q2 को Q1 जो है वो रिपेल नहीं करता, तो Q2 पर भी Q1 की वजह से जो फोर्स लगता है वो इधर ही लगता है। ठीक है, लेकिन मान लो अगर एक चार्ज पॉजिटिव होता और एक चार्ज नेगेटिव होता तो फोर्स कैसे लगते, तो जैसे मान लो ये Q1 है और ये -Q2 है। ठीक है, तो फोर्स कैसे लगते, फोर्स जो लगता है वो दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है, ये तो फिक्स है। अब जो है वो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं, तो Q1 पे जो फोर्स लगता है वो इस तरफ लगता है, उसको हम बोलते हैं F12 वेक्टर। ऐसे Q2 पर जो Q1 फोर्स लगा था वो इस तरफ लगा था, उसको हम बोलते हैं F21 वेक्टर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो यहाँ पर भी दोनों फोर्स जो है वो दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि अपोजिट चार्ज है, यहाँ पे एक दूसरे को ये रिपेल कर रहे हैं क्योंकि आपका सेम चार्ज है। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि Q1 पर Q2 की वजह से फोर्स कितना लग रहा है और Q2 पर Q1 की वजह से कितना फोर्स लगता है, मतलब F12 और F21 की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वो वैल्यू कितनी होगी। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस अगर R मान लो, तो F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, वो सिंपल है KQ1Q2/r² होगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ ने यही तो बताया था कि दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के तो प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो F12 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी KQ1Q2/r²। ऐसे ही अगर मैं F21 की बात करूं
तो F21 भी कितना आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं Q1 पर Q2 की वजह से फोर्स चेक करूं या Q2 पर Q1 के कारण फोर्स चेक करूं, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर मान लो एक चार्ज 10 कूलाम का है, एक चार्ज 5 कूलाम का है, ठीक है, तो चाहे आप 10 कूलाम वाले चार्ज पे फोर्स चेक करो इलेक्ट्रोस्टैटिक 5 कूलाम की वजह से, या 5 कूलाम वाले चार्ज पे फोर्स चेक करो 10 कूलाम वाले की वजह से, फोर्स की जो वैल्यू आने वाली है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वो सेम आने वाली है। मतलब 10 कूलाम पर ये जितना फोर्स लगा रहा है 5 कूलाम वाला, उतना ही फोर्स 5 कूलाम पर 10 कूलाम वाला चार्ज लगा रहा होगा। ठीक है, मतलब दोनों पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो बराबर लगता है। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे अब हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं वो ध्यान से सुनो। हमने ये देखा कि दोनों चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है एक दूसरे की वजह से वो बराबर लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन देखो अपोजिट है। अगर दोनों सेम चार्ज है तो एक पे इधर लग रहा है दूसरे पे उधर लग रहा है। अगर दोनों अपोजिट चार्ज है तो दोनों पे फोर्स जो है वो इधर लग रहा है, एक पे इधर है एक पे इधर है। मतलब चाहे दोनों चार्ज लाइक चार्ज हो चाहे दोनों अनलाइक चार्ज हो, जो फोर्स की वैल्यू आ रही है वो एक दूसरे पर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, लेकिन वैल्यू जो आ रही है वो सेम आ रही है। तो इससे मैं एक बात कह सकता हूं, वो ये कह सकता हूं कि अगर मैं इस Q1 Q2 चार्ज को एक सिस्टम मान लूं, तो इस सिस्टम पे जो दोनों फोर्स लग रहे हैं ये आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर कब बनता है, जब दो फोर्स की वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, तो हम उनको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। ये आपने एनएलएम में पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे जो दोनों फोर्स है उनकी वैल्यू तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन जो है उन दोनों के अपोजिट है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो फोर्स है एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं ये आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, या ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्या हेल्प मिलेगी मेरे को इस चीज से। तो इससे मेरे को ये हेल्प मिलेगी कि ये जो दोनों फोर्स है वो एक दूसरे पर एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं, यानी इस सिस्टम पर जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो क्यों, Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, और दोनों की वैल्यू बराबर है। तो नेट फोर्स जो हो गया सिस्टम पे वो जीरो हो गया। अब अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो हो गया तो मैं इसके ऊपर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकता हूं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, यहाँ पे दोनों चार्ज को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं तो इस सिस्टम पे जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो है। इससे मैं ये कर सकता हूं कि इस पूरे सिस्टम पर मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं। क्योंकि आपने 11th में पढ़ा होगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन केवल हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो हो। तो यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो है, इसलिए हम यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो किसी न्यूमेरिकल में अगर मुझे ये जरूरत पड़ेगी लीनियर मोमेंटम की, तो मैं वहां पे उस लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, और ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी भी थी जिसकी मैं बात कर रहा था अभी कि अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी वो यही थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब देखो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है वो हमेशा दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टी समझ में आई होगी आपको। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि दो चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुनना। थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब होता है वो समझना। सेंट्रल फोर्स हम उन फोर्सेस को बोलते हैं जिनमें जो फोर्सेस होते हैं वो आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं, और जो फोर्स लगता है वो उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। तो यहाँ पे देखो जो फोर्स लग रहा है वो दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लग रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे जो फोर्स लग रहे हैं दोनों चार्जेस पे ये आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर भी बना रहे हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक सेंट्रल फोर्स है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स में आपने 11th में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स को भी हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स में भी ये सेम चीज होती है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है वो दोनों मास को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है, और दोनों मास पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता था वो एक दूसरे के अपोजिट लगता था डायरेक्शन में और वैल्यू पे बराबर होता था। मतलब वहां पर भी एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता था। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो भी सेंट्रल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी सेंट्रल फोर्स है। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है वो ध्यान से सुनना।
फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में मैं डिटेल में अभी आपको बता नहीं रहा, क्योंकि ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी में, वहां पे आपको पढ़ाया गया होगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस हम उन फोर्सेस को बोलते हैं जिनके अगेंस्ट अगर हम कुछ काम करें तो हमारे द्वारा किया गया काम पाथ पे डिपेंड ना करें। मतलब वो फोर्सेस जिनके अगेंस्ट किया गया काम पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स था, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो यहाँ पे एक चीज आएगी, वो ये है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड हो सकती है, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होती। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ पे हमको पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़नी पड़ेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी हो गई। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या थी आपकी? पहली प्रॉपर्टी ये थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है दो चार्ज के बीच में, तो वो आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक सेंट्रल फोर्स है। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अब है पांचवी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो किसी दूसरे चार्ज के, अगर उसके आसपास को दूसरा चार्ज रख दिया जाए तो उसकी प्रेजेंस का कोई इफेक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ता। मैं थोड़ा सा ढंग से वापस को बता सकूं आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो मैं ये कह रहा हूं कि ये ना, जैसे मैं आपको ये बोलूं कि एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि इनके आसपास कोई तीसरा चार्ज भी रखा है क्या, या कोई 3-4 चार्ज और रखे हैं क्या। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो अगर ये Q3 नहीं होगा तो भी उतना ही लगेगा, और Q3 अगर इसके आसपास होगा तो भी उतना ही लगेगा। मतलब Q1 पर जो Q2 की वजह से फोर्स लगेगा, जिसको मैं F12 नाम दूंगा, F12 का मतलब है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अगर इनके बीच की डिस्टेंस में R मान लूं तो। अब चाहे यहाँ पे Q3 हो चाहे यहाँ पे Q3 ना हो, F12 की वैल्यू तो इतनी रहने वाली है। आ रही बात समझ में? हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि Q1 पर अब Q2 के अलावा Q3 भी फोर्स लगा रहा है, तो अगर Q3 नहीं था तो Q1 पर अकेला सिर्फ यही फोर्स लग रहा था। अब इसके आसपास अगर Q3 और आ गया तो Q1 पर अब ये भी फोर्स लगा रहा होगा, तो Q1 पे हो सकता है नेट फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई हो। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब क्योंकि अब Q1 पे Q2 भी फोर्स लगा रहा है और Q1 पे Q3 भी फोर्स लगा रहा है, तो Q1 पर नेट फोर्स की वैल्यू चेंज हो गई होगी, बट Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू जो है ना वो इतनी ही रहेगी, चाहे Q3 यहाँ पे रखा हो चाहे ना रखा हो। आ रही बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब ये है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट टू द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। दो चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू किसी अदर चार्ज की प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट होती है, यानी आसपास अगर कोई और चार्ज रखा हो तो उसके वजह से उन दोनों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये इसकी पांचवी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पांचों प्रॉपर्टीज की। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, उसकी डायरेक्शन की, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसकी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रहे हैं, ये जो कूलम्ब्स लॉ हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, ये कूलम्ब्स लॉ जो है, क्या ये इसकी कोई लिमिटेशन है कि नहीं है? मतलब क्या हम कूलम्ब्स लॉ हर जगह अप्लाई कर सकते हैं या इसकी कुछ लिमिटेशन है? तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है। कूलम्ब्स लॉ हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। तो उन लिमिटेशंस की मैं आपसे बात करता हूं। तो जो फर्स्ट लिमिटेशन है, तो अगला टॉपिक है मेरा लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो इसकी जो पहली लिमिटेशन है वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, या कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। पहली लिमिटेशन क्या है? कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। मतलब अगर आपको दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से, तो वो तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब दोनों चार्ज आपके कैसे हो? पॉइंट चार्जेस हो। ठीक है, तो फर्स्ट लिमिटेशन है कूलम्ब्स लॉ
इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में और बता रहा हूँ क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन सब चीजों में गलती कर देते हैं या उनके दिमाग में कुछ चीजें आती हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका पहले इसके मतलब समझ लो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो एक चार्ज है Q1, ठीक है, और एक मान लो पूरी की पूरी कोई बॉडी है Q2, ठीक है, और ये जो Q2 चार्ज है वो इस पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअसली मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड है। आ रही बात समझ में? तो मैं इन दोनों के बीच में डायरेक्ट मतलब Q1 और Q2 पूरे के बीच में डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकता। आ रही बात समझ में? कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि आप ना इस पूरे चार्जेस को इस रोड के सेंटर पे मान लो, जैसे हम 11th में सेंटर ऑफ मास पढ़ते थे, तो इस पूरे चार्ज को सेंटर ऑफ चार्ज मान लो और सेंटर ऑफ चार्ज को मिड पॉइंट पे मान लो, और मान लो इस मिड पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहाँ से वो है वो r मान लो। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है, बट ये जो चीज है वो गलत है। हम ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं, और हम ग्रेविटेशन के अंदर भी ऐसा नहीं कर सकते। मतलब अगर हम एक रोड के बीच में और एक किसी पॉइंट मास के बीच में अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स में भी हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे बात समझ में? तो ये सेंटर ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको नहीं लगाना है, ये मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि जो अपन सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, वो कुछ स्पेसिफिक चीजों पे ही एप्लीकेबल होता है। मतलब सेंटर ऑफ मास हम सिर्फ उन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, तो हम केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के लिए सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं जहां पे m इंटू आर वाली कोई टर्म आ रही हो, मतलब m इंटू आर का कोई रिलेशन हो, m इंटू वी का कोई रिलेशन हो, या m इंटू ए का कोई रिलेशन हो, या m इंटू एक्स कोई रिलेशन हो। ठीक है, x यानी कोई पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, r भी कोई है जो है वो क्या है, डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर है। तो मतलब जहां पर ऐसा कोई रिलेशन आ रहा हो, जैसे वेलोसिटी का रिलेशन है तो m इंटू वी जैसा फॉर्म होना चाहिए, एक्सेलरेशन का कोई रिलेशन है तो m इंटू ए का जैसा कोई रिलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा कोई रिलेशन आपको दिख रहा है तो उन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। तो वहां पे mv² जैसी टर्म आ रही है, तो हम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए भी कभी भी सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट काम में नहीं ले सकते। समझ में आ रही है बात? जैसे पूरे कोई स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है या कोई पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, जैसे कोई रोड है, रोड भी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, वहां पे एक टर्म आती है हाफ mv² प्लस हाफ i⍵², ICOM⍵²। तो सिंपल सी बात ये है, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि सेंटर ऑफ मास सिर्फ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज में लगता है जहां पे ऐसा कुछ रिलेशन आपको दिखने को मिल रहा हो। आ रही बात समझ में? ऐसे यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है तो सेंटर ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब Q इंटू आर जैसा कोरिलेशन दिख रहा होगा, Q इंटू वी जैसा कोरिलेशन दिख रहा होगा, Q इंटू ए जैसा कोरिलेशन दिख रहा होगा। जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसमें 1/r² आता है, तो वो Q इंटू आर जैसा नहीं है, वो 1/r² है, तो वहां पे हम सेंटर ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? तो ये इसका रीजन है कि क्यों ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है, पूरी बॉडी के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर हम पूरी बॉडी पर अगर कूलम्ब्स लॉ लगाना चाहें, जैसे मान लो इन दोनों के बीच में मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो इसका तरीका है, अगर मान लो पूरी की पूरी बॉडी के बीच में हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ लोगों को जैसे पहले से पता होगा, हम यहाँ पे छोटा सा स्मॉल सेगमेंट काट लेंगे। ठीक है, स्मॉल सेगमेंट की पर जो चार्ज है वो मान लो dq है, तो अब इस स्मॉल सेगमेंट पर जो चार्ज है उसको मैं एक तरह से पॉइंट चार्ज अज्यूम कर सकता हूँ। तो इस dq और q1 के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कूलम्ब्स लॉ से, क्योंकि इस dq को मैं पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ। तो मैं इस q1 और dq के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर लूंगा, फिर इस पूरे का फोर्स का जो है वो इंटीग्रेशन कर दूंगा इस पूरी रोड के लिए। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ये न्यूमेरिकल भी मैं करवाऊंगा, सेम न्यूमेरिकल।
तो वहां पे हम आगे जाके देखेंगे। तो एक हल्का सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि अगर पूरी बॉडी अगर हमारे पास आ जाए तो हम उस न्यूमेरिकल को फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो वहां पे हम एक स्मॉल सेगमेंट काटेंगे, उस स्मॉल सेगमेंट का चार्ज हम dq मान लेंगे, उस dq और इस q के बीच में हम कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल कर सकते हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर पूरी रोड के लिए हम उसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये इसका यहाँ पे एक तरीका होगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोलने वाला हूं, उस पर अच्छे से गौर करके सुनना। एक स्पेशल केस है, वो है कि अगर कोई चार्ज में स्फेरिकल सिमेट्री है, मतलब जो चार्ज है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी बॉडी पर, तो वहां पर हम उस पूरे चार्ज को उसके सेंटर ऑफ चार्ज पर अज्यूम कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि मान लो मेरे पास एक स्फेयर आ जाए, ठीक है, और इस स्फेयर पे मान लो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूअस या यूनिफॉर्मली। तो इस पर अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये जो स्फेयर है तो स्फेरिकल सिमेट्री जैसा हो गया, तो अगर कोई स्फेयर आ जाए और उस पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो हम इस पूरे चार्ज को इसके सेंटर ऑफ चार्ज पर अज्यूम कर सकते हैं। मतलब इसका जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो कहां पे होगा, बिल्कुल बीच में होगा, ठीक है। तो जैसे मैं सपोज करो ये जो टोटल चार्ज जो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, वो मान लो कैपिटल Q है, और यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट चार्ज है स्मॉल q, ठीक है, और मान लो इसके सेंटर की जो यहाँ से डिस्टेंस है वो मान लो स्मॉल r है। तो यहां पर हम डायरेक्ट जो है कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल कर सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं KQQ/r²। ये जो फोर्स होगा वो होगा Q और इस टोटल चार्ज Q के बीच में, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आया होगा कि इस स्फेरिकल सिमेट्री में ऐसी क्या खास बात है कि यहाँ पे तो एप्लीकेबल हो रहा है जबकि बाकी सब चीजों में एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, पहली बात तो ये सिर्फ स्फेरिकल की बात कर रहा हूँ, आप लोग इसको गोल गोल चीजों से ट्रीट मत करना। जैसे रिंग आ जाए तो रिंग वाले पे मैं सेंटर पे नहीं मान सकता, डिस्क आ जाए तो डिस्क के चार्ज को मैं सेंटर पे नहीं मान सकता, सिर्फ स्फेरिकल वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को ही मैं सेंटर पे मान सकता हूँ। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन समझना। इसका रीजन आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। 11th में आपको अगर पढ़ाया गया हो क्लास में, तो एक चीज आपको पढ़ाई गई होगी, न्यूटन सेल थ्योरम। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है ना भी पढ़ाया गया हो, मैं हल्का सा उसका आइडिया देता हूँ। न्यूटन सेल थ्योरम जो है, न्यूटन सेल थ्योरम ये बताती, यही बोलती है, जब आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, जैसे मान लो मुझे कोई मास और एक पूरे स्फीयर, जैसे पूरे स्फीयर का मास कैपिटल M है, इनके बीच में अगर मुझे फोर्स निकालना हो, तो न्यूटन सेल थ्योरम यही बोलती है कि अगर आपके पास कोई स्फेरिकल बॉडी आ जाए जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उस पूरे मास को हम सेंटर ऑफ मास पे मान लेंगे, और उस पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पे मानने के बाद हम डायरेक्ट ग्रेविटेशनल लॉ अप्लाई कर सकते हैं, Gm1m2/r²। अब इसका रीजन जो है वो क्या है, इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, वो ये है कि आप ना इन दोनों के बीच में सबसे पहले एक काम करो, एक स्मॉल सेगमेंट काट लो। जैसे मान लो मुझे Q और इस पूरे कैपिटल Q के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करो, पहले एक स्मॉल सेगमेंट कट कर लो। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने स्मॉल सेगमेंट कट कर लिया। अगर चार्ज जो है वो केवल सरफेस पे है, तो यहाँ पे जो स्मॉल सेगमेंट कटेगा वो क्या कटेगी, रिंग कटेगी। जैसे यहाँ पे अगर ये होलो स्फीयर है, तो अगर होलो स्फीयर है तो वहां पे अगर स्मॉल सेगमेंट काटूंगा तो क्या कटेगी, एक रिंग कटेगी। तो सबसे पहले आप एक स्मॉल सेगमेंट कट कर लो, इस स्मॉल सेगमेंट का चार्ज dq मान लो, इस dq और इस q के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जैसे यहाँ की जो डिस्टेंस है स्मॉल सेगमेंट की, मान लो वो स्मॉल सेगमेंट की डिस्टेंस जो है वो x है, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, इस स्मॉल q और इस dq के बीच में जो है ना वो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, फिर इस पूरे के लिए इंटीग्रेशन करके देख लो। जब आप ऐसा स्मॉल सेगमेंट की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के बाद जब इस पूरे का इंटीग्रेशन करोगे, तो जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी, KQ1Q2/r², यही वैल्यू आ जाएगी। आ रही बात समझ में? तो मतलब मेरा कहने का ये है, चाहे आप इंटीग्रेट करके निकालो, चाहे यहाँ पे आप डायरेक्ट मान लो उसको सेंटर पे, दोनों जगह से जो आपकी वैल्यू आएगी वो सेम ही आने वाली है। जबकि बाकी सब चीजों के लिए ऐसा नहीं होता। जब आप रोड को सेंटर पे मान के जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे, और एक जब आप इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे रोड वाले केस में, या रिंग वाले केस में, या डिस्क वाले केस में, तो वहां पे रिजल्ट में फर्क आएगा, जबकि यहाँ पे फर्क नहीं आता। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जहां जहां पे मुझे स्फेरिकल सिमेट्री दिखेगी वहां हम टोटल चार्ज को उसके सेंटर पे मान लेंगे। आया समझ में ये चीज? तो इस चीज का ध्यान रखना, लेकिन सिर्फ स्फेरिकल सिमेट्री वाली चीजों के लिए, और बाकी किसी के लिए नहीं होगा ऐसा। और देखो अब, तो ये तो इसकी पहले लिमिटेशन थी।
जो इसकी नेक्स्ट लिमिटेशन है वो क्या है वो समझना। नेक्स्ट लिमिटेशन है कि कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज, वैलिड ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज। ठीक है, मतलब मेरा ये हुआ कि अगर दो चार्ज एक दूसरे के रिलेटिव में रेस्ट पे हैं, या तो दोनों चार्ज जो है वो रेस्ट पे होने चाहिए, या दोनों चार्ज जो है उन दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तब एक दूसरे के रिलेटिव में जो है वो रेस्ट पे हो जाएंगे। तो मतलब मेरा ये है कि अगर दो चार्ज एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं तो ही मैं कूलम्ब्स लॉ जो है वो अप्लाई कर सकता हूं। अगर मान लो चार्ज के पास वेलोसिटी आ जाए, यानी दोनों के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो ना हो, तो कूलम्ब्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं होगा। आ रही बात समझ में? मतलब मेरा कहने का ये है कि या तो Q1 Q2 कंप्लीटली रेस्ट पे होने चाहिए, या Q1 Q2 अगर मूव कर रहे हैं, जैसे अगर ये U वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसको भी U वेलोसिटी से मूव करना होगा, तो दोनों के जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जीरो हो जाएगी। तो इन केसेस में मैं जो है वो कूलम्ब्स लॉ लगा सकता हूँ। अगर मान लो इसकी वेलोसिटी 2u हो जाए और इसकी वेलोसिटी u रहे, तो यहाँ पे मैं कूलम्ब्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है, आप यूं समझ सकते हो कि जो जब ये इसके पास फोर्स लगाएगा, यानी जब इसका फील्ड यहाँ पे पहुंचेगा, तो इसके फील्ड को यहाँ तक पहुंचने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर ये भी चलना स्टार्ट कर दे तो फील्ड को पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। इस वजह से जो हमारा रिजल्ट आता है कूलम्ब्स लॉ से, उसमें थोड़ी सी एरर आ जाती है। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो मूव करते हैं, वो लाइट की वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो चाहे लाइट की वेलोसिटी से मूव करते हो, लेकिन फिर भी कुछ तो टाइम लगेगा Q2 तक अपना फील्ड पहुंचाने में। आ रही बात समझ में? तो अगर ये भी मूव करना स्टार्ट कर दे Q1 भी, तो यहाँ पे जो इसका फील्ड जहाँ पे जो पहुंचेगा उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू हम निकालते हैं कूलम्ब्स लॉ से, उसमें थोड़ी सी एरर आ जाती है। आ रही बात समझ में? लेकिन ना आप जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे, जैसे आप कुछ सीट वगैरह सोल्व करोगे या फिर HC वर्मा जब आप सोल्व करते हो, तो वहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं जहाँ पे चार्ज के पास जो है वो वेलोसिटी दे देगा। जैसे बोल देगा कि चार्ज 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, या फिर ये चार्ज 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, फिर कुछ निकलवाएगा आपसे। वहां पे हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि हमको पढ़ाया तो ये गया था कि कूलम्ब्स लॉ लगेगा ही नहीं। चक्कर क्या है, देखो, अगर इनकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा नहीं है, मतलब अगर मान लो ये जो चार्ज है मूव कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से, या 100 मीटर पर सेकंड से, तो एरर जो होती है ना वो ज्यादा खास नहीं आती, लगभग आपका रिजल्ट सेम ही आता है। बट अगर मान लो चार्ज की वेलोसिटी लाइट के कंपैरिजन में अच्छी खासी हो जाए, तो आपकी जो कूलम्ब्स लॉ से जो वैल्यू आती है उसमें अच्छी खासी एरर आती है। तो हमको जो न्यूमेरिकल में जो चार्ज की वेलोसिटी देता है वो ज्यादा खास नहीं देता, 10 20 30 50 या 100 तक देगा। तो उतनी वेलोसिटी होने पर जो रिजल्ट में जो फर्क आता है कूलम्ब्स लॉ की वजह से, वो ज्यादा खास फर्क नहीं आता। इसलिए हम इतनी वेलोसिटी के लिए तो कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। बट अगर मैं एक जनरल स्टेटमेंट बोलूँ आपको, तो जनरल स्टेटमेंट यही होगा कि ये सिर्फ स्टैटिक चार्ज के लिए वैलिड है। अगर चार्ज के पास थोड़ी बहुत वेलोसिटी आ जाएगी तो भी हम लगा देंगे, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेन है इसके दो स्टेटमेंट, जो दो लिमिटेशन है। एक तो ये है कि दोनों कूलम्ब्स लॉ जो है वो वैलिड है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, और दूसरा है वैलिड ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ की दो लिमिटेशन है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी, और ये दो लिमिटेशंस है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बार ये देखते हैं कि अगर दो चार्ज जो है वो एयर या वैक्यूम की जगह किसी मीडियम में हो, तो क्या फर्क पड़ता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। अरे बात समझ में? जैसे दो चार्ज अगर एयर में रखे हों और उनके बीच की डिस्टेंस r हो, जैसे Q1 Q2 दो चार्ज है, उनके बीच की डिस्टेंस अगर r हो, तो एयर में रखे हैं तो फोर्स क्या होगा, और अगर उन्हीं दोनों चार्ज को r डिस्टेंस पे किसी मीडियम में डाल दे तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा उस पर क्या फर्क आएगा, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ मीडियम। तो मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे काम करेगा वो हम समझते हैं। देखो होता क्या है, मान लो दो चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो r है, दोनों पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कूलम्ब्स लॉ वैलिड जो है वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए होता है, अभी मैंने आपको बताया भी था।
तो मान लो इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। तो अगर मान लो ये एयर में रखे हैं तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और ये जो k की वैल्यू होगी वो होगी 9 इंटू 10⁹9, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू 10⁹9 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये फोर्स लगेगा अगर दोनों चार्ज एयर या वैक्यूम में रखे हो, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों चार्जेस को ना तो इनका मैग्नीट्यूड चेंज करूं, q1 की वैल्यू भी चेंज ना करूं, q2 की वैल्यू भी चेंज ना करूं, और इनकी बीच की डिस्टेंस भी चेंज ना करूं, लेकिन इनको किसी मीडियम में ले जाऊं, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू होती है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर एयर में q1 q2 चार्ज r डिस्टेंस पे रखे हैं तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो लग रहा है मान लो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹9 एयर में, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों चार्जेस को q1 और q2 को मैं r डिस्टेंस पे, मतलब सेम डिस्टेंस पे जो एयर में थी उसी डिस्टेंस पे अगर मैं मीडियम में ले जाऊं तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू जो एयर में लग रही थी उस वैल्यू से थोड़ी सी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है उसी को अपन समझते हैं, चलो, कि मीडियम में जाने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू डिक्रीज क्यों हो जाती है। तो उसका रीजन समझो, देखो, जैसे मान लो ये चार्ज है q1, ये चार्ज है q2, सपोज करो मैं इनको वाटर में ले गया, ठीक है। तो अगर मैं इनको वाटर में ले जाऊं तो वो जो वाटर के मॉलिक्यूल है, वाटर क्या है H2O, मतलब इसमें हाइड्रोजन के एटम्स भी होंगे और ऑक्सीजन के एटम्स भी होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के एटम जो होंगे उन पे चार्ज नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे उनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो q1 q2 अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो ये ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है उनको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इसके आसपास आके इकट्ठा हो जाएगा, मतलब क्योंकि Q2 पॉजिटिव है तो इसके आसपास जो भी नेगेटिव चीजें होंगी उनको ये क्या करेगा, कैप्चर करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे Q1 जो होगा वो भी नेगेटिव चार्जेस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो एक बार चलो मैं Q1 की बात नहीं करता, Q1 के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, वो चलो मैं लगा ही देता हूँ। तो Q1 के ऊपर भी क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब इसके आसपास नेगेटिव चार्ज जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन के जो नेगेटिव वाले जो एटम थे उनको ये अट्रैक्ट करेगा, ऐसे Q2 जो है वो भी क्या करेगा, इनको अट्रैक्ट करेगा। आ रही बात समझ में। अब मैं किसी भी एक चार्ज पे फोर्स चेक करूं, जैसे Q1 पर अगर मैं फोर्स चेक करूं तो Q1 पर अगर मैं फोर्स चेक करूं तो Q1 पर जो Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, वो लगेगा दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग, और Q2 जो है Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर। मैं इसको F12 नाम दे रहा हूं, ठीक है। F12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। लेकिन जो Q2 पर जो नेगेटिव चार्ज है ये Q1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब Q2 पे जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके इकट्ठा हुआ है ये नेगेटिव चार्ज Q1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो Q2 पर Q1 पर दो लोग फोर्स लगाएंगे, एक तो Q2 लगाएगा, Q2 तो उसको रिपेल करेगा, और एक जो इसके आसपास जो नेगेटिव चार्ज आके इकट्ठा हो गया है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो इस Q1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, यानी इसके ऊपर एक फोर्स और लगेगा जो इधर लगेगा। ये फोर्स किसकी वजह से आया है, ये फोर्स आया है मीडियम में जो नेगेटिव चार्जेस थे जो इसके आसपास आके इकट्ठे हो गए हैं उनकी वजह से, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं F इंड्यूस्ड, F इंड्यूस्ड मतलब जो फोर्स इंड्यूस्ड हो गया मीडियम की वजह से। अब जो ये F इंड्यूस्ड है वो कहां लग रहा है, इस तरफ, और ये जो फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से वो कहां लग रहा है, इस तरफ। अब आप खुद बताओ नेट फोर्स की वैल्यू F12 ही रहेगी या थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं बोलूंगा दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो Q1 पर जो नेट फोर्स होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो ये रीजन है कि अगर दो चार्ज को किसी मीडियम पे रख दिया जाए तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो एयर की कंपैरिजन में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहां पे एक नया फोर्स इंड्यूस हो जाता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाता है। आ रही बात समझ में। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हुआ है ये कितना टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा उसको हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम।
दोबारा बोल रहा हूँ ये एप्सिलॉन आर क्या है, इसका मतलब समझो आता है एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है। हमको पता है कि दो चार्ज अगर एयर में रखे हो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो आपका डिक्रीज हो जाएगा अगर मैं उन दोनों चार्ज को किसी मीडियम में ले जाऊं। तो कितना डिक्रीज हो जाएगा वो उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है। जैसे मान लो एयर में दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 न्यूटन लग रहा था, तो अगर मैं उनको मान लो वाटर में ले गया और वाटर में ले जाने के बाद मान लो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो मान लो आपका हो गया 2.5 न्यूटन। तो एयर में लग रहा था 10 न्यूटन और पानी में ले जाने के बाद जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो हो गया 2.5 न्यूटन। तो कितना टाइम्स कम हो गया, तो मैं बोलूंगा 4 टाइम्स कम हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो कितनी है, 4 है। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं बोलूं किसी मीडियम एक्स की रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो 2 है, किसी मीडियम एक्स की रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, तो उसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो चार्ज एयर में रखे हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो आपका आधा हो जाएगा अगर उन दोनों चार्जेस को उस मीडियम में ले जाए। आगे बात समझ में। अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को अपन अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे अपन एप्सिलॉन आर को। आपने ये जो चीज है वो कई बार देखी होगी। रिलेटिव का मतलब होता है कि किसी मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाई एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, ठीक है। अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम को अपन इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन से, और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के बारे में मैंने आपको बताया था अभी, उसको हम इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर मैं एप्सिलॉन की बात करूं तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। आ रही बात समझ में। तो एप्सिलॉन आर का प्रैक्टिकल मीनिंग आपको समझ में आया होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला अगर मैं यहां पे लिखूं, अगर मैं Q1 पे नेट फोर्स की बात करूं, अगर वो मीडियम में रखा जाए, तो अब नेट फोर्स को मैं लिखूंगा वो लिखूंगा F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं मीडियम में बात कर रहा हूं तो मीडियम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा जाएगा दो चार्ज के बीच में वो लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आ रही बात समझ में। और ये जो एप्सिलॉन है ये क्या हो जाएगा आपका, एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आ रही बात समझ। अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9 × 10⁹ तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और अपॉन में एप्सिलॉन आर। तो ये जो फोर्स की वैल्यू है ये है मीडियम में। तो मीडियम में जो फोर्स लिखा जाएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो न्यूमेरिकल में हमको एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी हुई होगी, जैसे एप्सिलॉन आर 5 दे देगा या 2 दे देगा या 4 दे देगा। तो सिंपल सा मतलब होता है एप्सिलॉन आर मतलब 4 है, तो एप्सिलॉन आर बराबर 4 का मतलब क्या हुआ कि एयर में जो फोर्स लग रहा है उसके कंपैरिजन में मीडियम में जो फोर्स की वैल्यू है वो 4 गुना कम हो जाएगी। इसका मतलब सिंपल ये होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्यों कम हो जाता है और मीडियम में क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। अब एक चीज समझना, एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना उस चीज को। अब एक मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2, उनके बीच की डिस्टेंस r है। दो चार्ज हैं जिनके बीच की डिस्टेंस जो है वो r है, दोनों पॉइंट चार्ज हैं। ये किसी मीडियम में रखे हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r है। मतलब कोई मीडियम में रखे हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो क्या है, एप्सिलॉन r है। तो अब क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ओनली। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q1
ड्यू टू Q2 ओनली, Q1 पर Q2 की वजह से, केवल Q2 की वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दूं, फर्स्ट ऑप्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सी ऑप्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ओनली। Q1 चार्ज पर Q2 की वजह से कितना फोर्स लगेगा अगर दोनों चार्ज जो है वो किसी मीडियम में रखे हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। ये मीडियम में रखे हैं भाई, और उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी है? एप्सिलॉन आर है। तो चार ऑप्शन आपको दिए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या नन ऑफ दिस। तो आप एक बार सोचिए इसको, थोड़ा टाइम दो, आप सोचो एक बार, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ क्या है। ठीक है, तो आपने अगर सोच लिया हो तो आप में से काफी सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो इसके बारे में सोच रहे होंगे कि ये वाला ऑप्शन आना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये गलत है। जो राइट आंसर आएगा वो ये आएगा। अब कुछ के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर आप भी तो आपने पढ़ाया था कि अगर दो चार्ज किसी मीडियम में रखे हों तो जो फोर्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो एप्सिलॉन होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इस एप्सिलॉन को हम बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो आंसर तो ये आना चाहिए। फिर आप ये क्यों बोल रहे हो? ये वाला फोर्स तब लगता है जब दोनों चार्ज एयर में रखे होते हैं। तो समझना ये आंसर सही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ओनली। सिर्फ Q2 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, आ रही बात समझ में? मतलब Q1 पर केवल Q2 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि Q2 जो Q1 पे फोर्स लगाएगा अगर मीडियम है तो वो इस तरफ लगाएगा, इसको मैं F12 नाम दे सकता हूँ। आ रही बात समझ में? मतलब Q2 जो Q1 पे फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा, और मान लो किसी मीडियम में ये चार्ज रखे हैं तो इसके आसपास नेगेटिव चार्ज आके इकट्ठा हो जाएगा, इसके आसपास में नेगेटिव चार्ज आके इकट्ठा हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज इस Q1 को इधर खींच रहा होगा, तो इस पे एक फोर्स और आएगा F इंड्यूस्ड। ठीक है, तो जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा F12 माइनस F इंड्यूस्ड, और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो वो जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है, ये Q1 पर नेट फोर्स की वैल्यू है। नेट फोर्स का मतलब है ये माइनस ये। ठीक है, लेकिन इसने सिर्फ ये पूछा है कि Q2 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। तो Q2 केवल Q2 की वजह से तो कितना फोर्स लग रहा है? F12, और F12 की तो वैल्यू वही होगी ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो नीचे आता है, ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये नेट फोर्स की वैल्यू देता है कि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है मीडियम और इसका दोनों का नेट मिला के। लेकिन अगर मैं अकेले Q2 की बात कर रहा हूं तो जो आंसर आएगा वो सिंपल ही आएगा। तो कंफ्यूज मत होना। तो वैसे तो ज्यादातर क्या लगभग केसेस में हम नेट फोर्स ही निकालते हैं मीडियम में डालने के बाद, इसलिए हम यही फॉर्मूला लगाते हैं। बट स्पेशली अगर ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि मीडियम में Q1 के ऊपर केवल Q2 की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो आपको फिर ये वाला आंसर लगा क्या आना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, अगर मैं आपको हल्का सा लास्ट में समराइज कर दूं तो कूलम्ब्स लॉ क्या काम आता है? कूलम्ब्स लॉ काम आता है दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अगर मैं एयर में बात करूं तो कूलम्ब्स लॉ जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो है परमिटिविटी ऑफ एयर। अगर मैं किसी मीडियम की बात करूं तो फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन आर है वो है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि कूलम्ब्स लॉ जो है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो उन दोनों पर एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है दोनों चार्जेस पर वो उन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपका सेंट्रल फोर्स है। चौथी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है,
पांचवी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि इनके आसपास और चार्ज रखा है कि नहीं रखा। अगर इन दोनों चार्जेस के आसपास को तीसरा चार्ज भी रखा हो तो भी इन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो फिक्स रहेगा, वो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इसके बाद में हमने लिमिटेशंस देखी कूलम्ब्स लॉ की। पहली लिमिटेशंस ये थी कि कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, और सेकंड लिमिटेशन ये थी कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज का मतलब मेरा इस चीज से था कि दोनों चार्ज की वेलोसिटी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जीरो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि अगर दो चार्जेस को मीडियम में डाल दिया जाए तो कूलम्ब्स लॉ पे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या फर्क पड़ता है। तो अगर दोनों चार्जेस को अगर मीडियम में डाल दिया जाए तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उन दोनों के बीच में वो रिड्यूस हो जाता है। उसका रीजन मैंने आपको समझाया। वो कितना टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा उसको हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो ये पूरी थ्योरी थी कूलम्ब्स लॉ के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ बेसिकली था दो चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, वो वैल्यू कैलकुलेट करने के काम आता है कूलम्ब्स लॉ। तो दो चार्ज है Q1 Q2, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो होता है k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब अगर ये फोर्स है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वही मैं अब आपको बता रहा हूँ कि कूलम्ब्स लॉ यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने निकाला था उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो समझना, देखो मैं मान लो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लूं, इसमें मान लो एक वेक्टर है Q1 चार्ज है। ठीक है, ये कोई Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लो R1 वेक्टर है। तो ये जो R1 वेक्टर है वो क्या है, इस Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है। ऐसे मान लो एक चार्ज है Q2। ठीक है, तो Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लो है R2 वेक्टर, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। और Q1 Q2 के बीच का जो वेक्टर है उसको मैं मान लेता हूं R वेक्टर। तो ये R वेक्टर जो है वो क्या है, Q1 Q2 के बीच का जो वेक्टर है वो R वेक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं Q2 पर फोर्स चेक करना चाहूं Q1 की वजह से, Q2 पर Q1 की वजह से अगर मैं फोर्स चेक करना चाहूं तो वो फोर्स कहां लगेगा, तो वो फोर्स मुझे पता है इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग लगेगा। अब ये जो दोनों चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो फोर्स जो लगेगा वो रिपल्शन लगेगा। तो उस फोर्स को अगर मैं इंडिकेट करूं तो वो जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और वो लगेगा F21 वेक्टर। F21 वेक्टर का मतलब है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो F21 का जो मैग्नीट्यूड होगा F21 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड होगा k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि इनकी बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, r है। तो या तो r स्क्वायर बोल दो या r वेक्टर के मैग्नीट्यूड स्क्वायर, एक ही बात है, क्योंकि r वेक्टर को अगर मैं मोड में लिखूं उसका मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो ये हो गया k Q1 Q2 अपॉन r वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पे देखा जाए तो Q1 Q2 स्केलर क्वांटिटी है, k तो वैसे एक नंबर है, ये जो है वो मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे जो मैंने ये फोर्स लिखा है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो अगर मेरे को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसके साथ डायरेक्शन भी अटैच करनी पड़ेगी। हमको पता है इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इस तरफ इसका मतलब ऐसे बोल सकता हूं कि r वेक्टर की डायरेक्शन में है, और r वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो अगर मेरे को डायरेक्शन इसके साथ अटैच करनी है तो हमको पता है 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी को भी हम अगर डायरेक्शन अटैच करते हैं उसके साथ तो यूनिट वेक्टर काम में लेते हैं। तो F21 वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो r वेक्टर की डायरेक्शन में है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं इनटू r कैप। तो ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? r कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है r वेक्टर का। अब यूनिट वेक्टर हमको पता है क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर इस r कैप को मैं लिखूं तो r कैप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो ये F21 वेक्टर को मैं और क्या लिख सकता हूं, k Q1 Q2 अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था। अब मैं r कैप को अगर ऐसे लिखूं r वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो एक मैग्नीट्यूड और आएगा और स्क्वायर पहले से था, तो नीचे क्या बन जाएगा आपका, क्यूब बन जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से एनालिसिस करता हूं, जो आपकी बुक्स वगैरह में लिखा होता है उस फॉर्म में अगर मैं आपको लिखूं तो देखो मैं आपको इस ट्रायंगल के अंदर लेके जाना चाह रहा हूं। इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रायंगल रूल अगर मैं लगाऊं तो ट्रायंगल रूल क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। अगर एक वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से कनेक्ट कर लिया जाए और एक ट्रायंगल बना दिया जाए तो जो थर्ड साइड होती है उस ट्रायंगल की वो उन दोनों वेक्टर के सम को इंडिकेट करती है।
यानी इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग R2 वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर के। तो यहां से अगर मैं R वेक्टर चेक करूं तो ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। अब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर को हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर। ये लिखने का तरीका होता है, R21 वेक्टर का मतलब होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये जो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है यही मेरा यहाँ पे R वेक्टर है। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं इस फॉर्मूले में R वेक्टर की जगह R21 वेक्टर लिख दूं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा F21 वेक्टर इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इनटू R21 वेक्टर। ये सिंपल इसकी वेक्टर फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। और ये जो R21 वेक्टर है वो क्या है, वो है R2 माइनस R1 वेक्टर। ऐसे ही अगर मैं यहां पे तो मैंने क्या निकालना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली अगर मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालूं तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं F12 वेक्टर बराबर KQ1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इनटू R12 वेक्टर। आ रही बात समझ में? तो ये जो F12 वेक्टर है इसमें तो आ जाएगा R12 वेक्टर, ऐसे ही F21 वेक्टर में आ जाएगा R21 वेक्टर। R21 वेक्टर का मतलब है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और R12 वेक्टर का मतलब है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये तो है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये है आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म काम आ जाती है, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, ठीक है। बाकी हम तो वैसे भी हमको पता है कि अगर हमको फोर्स निकालना ही होगा तो हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकाल लेंगे KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से, और डायरेक्शन हम चेक कर लेंगे कि अट्रैक्शन लग रहा है कि रिपल्शन लग रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हमको वेक्टर फॉर्म थोड़ी सी हेल्प कर देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको वेक्टर फॉर्म के बारे में बता दिया है। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ की। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे होते हैं। मैंने कूलम्ब्स लॉ की पूरी थ्योरी आपके सामने रख दी है कि कूलम्ब्स लॉ क्या काम आता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं, कब ये वैलिड होगा कब नहीं होगा, ये सब मैंने आपको बताई है। मीडियम में कूलम्ब्स लॉ कैसे काम करता है, मीडियम में जो कूलम्ब्स लॉ जो है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है मीडियम में वो थोड़ा सा कम हो जाता है एयर की कंपेरिजन में। क्यों कम हो जाता है उसका रीजन मैंने आपको बताया, और मैंने फिर लास्ट में आपको इसकी वेक्टर फॉर्म बताई है कि कूलम्ब्स लॉ की क्या वेक्टर फॉर्म है। तो अब हमको काफी सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो अगले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कूलम्ब्स लॉ पे। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो न्यूमेरिकल थोड़ा सा हम ढंग से देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे फिर हाई लेवल पे जाएंगे। चलो फिर ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे क्या न्यूमेरिकल बनते हैं इसके ऊपर।